नमस्कार। आज के इस वीडियो में बिहारी के काव्य की विशेषताओं पर मैं बात करूंगा। बिहारी रीतिकालीन रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। बिहारी के बारे में कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। जीवन के अनेक विध अनुभवों को उन्होंने अपनी एकमात्र रचना सतसई में हमारे सामने रखा है। वे बहुज्ञ थे, बहुश्रुत थे और सभी क्षेत्रों में उनकी गहरी पैठ थी। एक दोहे जैसे छोटे से छंद में उन्होंने अनेकानेक भाव दशाओं और संचारियों को संवार कर इस प्रकार हमारे सामने रखा कि हम पढ़ते ही अपने दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। इसीलिए एक उक्ति भी प्रचलित हो गई कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। बिहारी रस सिद्ध कवि थे। अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने श्रृंगार रस की उक्तियों को विशेष महत्व दिया। नीति, भक्ति और जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। भावुकता, रसिकता और प्रभावशीलता में उनका काव्य बेजोड़ दिखाई पड़ता है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बड़ा ही मनोरम वर्णन वे प्रस्तुत करते हैं। उनकी उक्तियों पर लोग झूम उठते हैं। जहां तक हम उनकी काव्यगत विशेषताओं की बात करते हैं तो बिहारी की कविता का मुख्य जो विषय है, जिसे हम वर्ण विषय भी कह सकते हैं, वह है श्रृंगार। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन अपने काव्य में किया है। संयोग पक्ष के अंतर्गत बिहारी ने हाव भाव और अनुभावों का बड़ा ही सूक्ष्म चित्रण प्रस्तुत किया है। उसमें बड़ी मार्मिकता है। संयोग का एक उदाहरण देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भोहनु हंसे दैन कहे नटी जाए। बड़ी गोपियां जो हैं वे कृष्ण के साथ बातों में मशगूल रहने के लिए उनकी मुरली को छुपा लेती हैं और बाद में जब कृष्ण उनसे मुरली मांगते हैं तो वे कसम खाती हैं, मना कर देती हैं कि हमने तुम्हारी मुरली नहीं ली, और जब देने के लिए कहते हैं कृष्ण तो वे मना कर देती हैं। बिहारी ने वियोग वर्णन का भी बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है और यही कारण है कि उसमें स्वाभाविकता नहीं है। विरह में व्याकुल नायिका की दुर्बलता का चित्रण करते हुए उसे घड़ी के पेंडुलम जैसा बनाकर वे दिखाते हैं। इति आवत चली जात उत चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरी सी रहे लगी उसासन उसाथ। सूफी कवियों की ऊहात्मक पद्धति का भी बिहारी पर बहुत प्रभाव पड़ा। बिहारी वियोग की आग से नायिका के शरीर को इतना गर्म दिखाते हैं कि उस पर डाला हुआ गुलाब जल बीच में ही सूख जाता है। बिहारी कहते हैं, औंधाई सीसी सुलगी बिरह व्यथा बिलसात, बीच ही सूखी गुलाब गो छींटो छुयो नगात। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिहारी की कविता का जो मुख्य विषय है वह श्रृंगार है और श्रृंगार के दोनों ही पक्षों का, संयोग श्रृंगार का भी और वियोग श्रृंगार का भी वर्णन उनके काव्य में मिलता है। बिहारी ने भक्ति भावना का भी अपने काव्य में स्थान दिया है। वे मूलतः श्रृंगारी कवि हैं, लेकिन उनकी भक्ति भावना राधा और कृष्ण के प्रति है। वो जहां तहां उनके काव्य में हमें दिखाई पड़ती है। सतसई के आरंभ में मंगलाचरण का वह दोहा जो राधा जी के प्रति उनके भक्ति भाव का परिचायक है और जो बहुत प्रसिद्ध है,
वह आपके सामने द्रष्टव्य है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परय, श्याम हरित द्युति होई। बिहारी ने नीति और ज्ञान के दोहे भी लिखे हैं। वे हालांकि बहुत कम संख्या में लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी वे नीति की बात भी करते हैं। धन संग्रह, जो कि मनुष्य की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, उसके बारे में बिहारी ने लिखा है कि मति न नीति गलित, यह जो धन धरिए जोर, खाए खर्चे जो बचे, तो जोरिए करोड़। वे इस धन संग्रह की प्रवृत्ति का विरोध करते हैं और वे इसी बात पर जोर देते हैं कि यदि धन कमा रहे हो तो उसका उचित प्रयोग भी करें। बिहारी के काव्य में प्रकृति चित्रण भी बहुत खूबसूरत रूप में हुआ है। प्रकृति के लगभग सभी रूपों का वे वर्णन करते हैं और किसी भी कवि से प्रकृति चित्रण में वे पीछे नहीं हैं। षड ऋतु का वर्णन तो उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप में किया है। सारी ऋतुओं का वर्णन वो नायक और नायिका के विभिन्न रूपों के माध्यम से करते हैं। ग्रीष्म ऋतु का एक वर्णन देखिए, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाघ, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाघ, जगत तपोवन सो कियो, दारिग दाघ निदाघ। कि जो सांप है, मोर है, मृग है और बाघ है, ये कहलाने को तो अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन इतनी गर्मी है कि वे अपनी शत्रुता भूलकर एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। बिहारी ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों की जो आसक्ति है उसका भी कई जगह उपहास करते हुए दिखाई पड़ते हैं और उसमें वे कहते हैं, कर फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराही, रे गंधी मति अंध तू, इत्र दिखावत काही। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है, ऐसा जो कहा जाता है वो उनकी बहुज्ञता के कारण कहा जाता है। बिहारी को ज्योतिष, वैद्यक, गणित, विज्ञान आदि विविध विषयों का बड़ा ज्ञान था, अतः उन्होंने अपने दोहों में इनका खूब उपयोग किया है। गणित संबंधी तथ्य से वे भली भांति परिचित थे। उनका इसी संबंध में एक दोहा मैं आपके सामने रखता हूं कि कहत सवय वेदी दिए, आंगू 10 गुणों होतु, तिय लिलार बेंदी दिए, अगिनतु बढ़त उदोतु। उनका जो यह दोहा है यह गणित संबंधी तथ्यों से पूर्णतः परिपूर्ण है, जिससे मालूम चलता है कि वे बहुत ज्ञानवान थे। भाषा की यदि हम बात करें तो बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। इसमें सूर की जो चलती ब्रज भाषा का विकसित रूप दिखाई पड़ता है। पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी आदि के शब्द भी बिहारी ने अपने काव्य में प्रयुक्त किए हैं, किंतु वे ज्यादा इधर उधर दिखाई नहीं पड़ते। बिहारी का शब्द चयन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सार्थक है। शब्दों का प्रयोग भावों के अनुकूल ही करते हैं और उनमें एक भी शब्द ऐसा प्रतीत नहीं होता जैसा कि वह कहीं और से उठा करके सीधा उन्होंने कहीं रख दिया हो। बिहारी ने अपनी भाषा में सुंदर सुंदर मुहावरों का प्रयोग भी किया है, जैसे मूड चढ़ाएउ रहे फर्यो, पीठी कच भारू, रहे गिरे परी, राखिबो तऊ हिये पर हारू। यहाँ मूड चढ़ाएउ सर भारी होना, इस प्रकार के मुहावरे का जिक्र वो करते हैं। जब शैली की बात करते हैं तो विषय के अनुसार बिहारी की शैली 3 प्रकार की हमारे सामने दिखाई पड़ती है। जब वे वियोग के दोहे लिखते हैं, जब वे वियोगिनी नायिका या वियोगिनी विरहिणी का वर्णन करते हैं तो माधुर्यपूर्ण व्यंजना प्रधान शैली है।
जहां वे भक्ति और नीति के दोहों की बात करते हैं तो वहां प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली है, और जब वे दर्शन, ज्योतिष, गणित आदि विषय के दोहों की बात करते हैं तो एक चमत्कार पूर्ण शैली में बात करते हैं। तो इस प्रकार यदि हम शैली की दृष्टि से देखें तो बिहारी ने 3 प्रकार की शैलियों का वर्णन प्रयोग किया है। रस की बात करें तो बिहारी रसज्ञ भी हैं। उनके काव्य में शांत रस, हास्य रस, करुण रस आदि रस मिलते ही हैं। और पूर्व में जब उनके वर्ण विषय की बात हुई थी तो मैंने आपको बताया भी था कि उनका जो मुख्य रस है वह श्रृंगार ही है, और श्रृंगार के दोनों पक्षों का, संयोग का और वियोग का, दोनों का वर्णन वे अपने काव्य में करते हैं। छंद की बात करें तो बिहारी केवल 2 ही छंदों को अपनाते हैं, एक दोहे को और एक सोरठे को। दोहा छंद की प्रधानता उनके पूरे काव्य में मिली है। सतसई दोहों का ही एक संग्रह है। बिहारी के दोहे समास शैली के उत्कृष्ट नमूने दिखाई पड़ते हैं। दोहे जैसे छोटे छंद में वे कई कई भाव भर देते हैं, और यह केवल बिहारी ही कर सकते हैं। उनका जो प्रसिद्ध दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत खिलत मिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनो ही सब बात। एक ऐसा दोहा है जिसके अंदर एक ही छोटे से दोहे में उन्होंने ऐसे भाव को भर दिया कि एक संयुक्त परिवार में नायक और नायिका किस प्रकार से नैनों में बात करते हैं, आंखों ही आंखों में वार्तालाप करते हैं, उसका वर्णन उन्होंने इसमें किया है। अलंकार की यदि बात करें तो अलंकार की कारीगरी दिखाने में भी बिहारी बड़े पटु दिखाई पड़ते हैं। उनके प्रत्येक दोहे में कोई ना कोई अलंकार हमें अवश्य नजर आ जाता है। किसी किसी दोहे में तो एक साथ कई कई अलंकार दिखाई पड़ जाते हैं। उनके यदि अलंकारों की बात करें तो अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और सांग रूपक, ये अलंकार बिहारी को विशेष रूप से प्रिय थे। अन्योक्ति अलंकार का एक मैं सुंदर उदाहरण आपके सामने रखता हूं। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखु विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर तू पच्छीनु न मारी। यहां देखिए कितना एक बहुत खूबसूरत अन्योक्ति अलंकार का जो है वो प्रयोग हमारे सामने हुआ है। तो इस प्रकार यदि हम साहित्य जगत में बिहारी का क्या स्थान है इस विषय पर बात करें तो यह कह सकते हैं कि किसी कवि का यश उसके द्वारा रचित ग्रंथों के परिमाण पर नहीं, उसके गुण पर निर्भर होता है। अगर हम बिहारी की बात करें तो बिहारी के साथ भी यही बात है। अकेले सतसई ग्रंथ ने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया, और श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी सतसई के समान ख्याति न तो किसी को मिली है और शायद न ही मिल पाएगी। इस ग्रंथ की बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं। अनेक कवियों ने इसके दोहों को आधार बनाकर कवित्त, छप्पय, सवैये आदि छंदों की रचना की है। बिहारी सतसई आज भी रसिक जनों का काव्यहार बनी हुई है। कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समास शक्ति के कारण बिहारी सतसई के दोहे गागर में सागर भरे जाने की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। धन्यवाद।